हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि धातुएं रासायनिक रूप से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। वहां हमने देखा था कि धातुएं क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटी गई है। वह 3 कौन कौन से भाग थे जिनमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था? वो थे नंबर 1 अति क्रियाशील धातु, नंबर 2 मध्यम दर से क्रियाशील धातु और नंबर 3 अक्रियाशील धातु या अति कम क्रियाशील धातु। इन तीनों प्रकारों को अगर हम अपने ध्यान में रखते हैं तो हम सहज ही अंदाज लगा सकते हैं कि सभी धातुएं एक प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि यदि उनको क्रिया करने वाले पदार्थ उपलब्ध हों तो वो तुरंत क्रिया कर देती। ऐसा ही एक उदाहरण हमने वहां पर देखा था कि जब धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती हैं तो वो उनके ऑक्साइड बना दिया करती हैं, और यदि धातुएं जल के साथ संपर्क में आती हैं तो उनके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बना दिया करती हैं। अतः कुछ इसी प्रकार का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि जब धातुएं अन्य कारकों के संपर्क में आती हैं तो वो किस प्रकार का व्यवहार करती है। देखिए, हमने वहां पर एक उदाहरण पढ़ा था कि जब लोहा या अन्य क्रियाशील धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो उसके ऑक्साइड बना देती है। इसी प्रकार से अन्य धातुएं भी जब ऑक्सीजन या जल के संपर्क में आती है तो उनके ऑक्साइड्स या अन्य उत्पादों में बदल जाती है। कई बार वो जो उत्पाद बनता है वो लाभदायक नहीं होता। जैसे लोहा होता है, लोहा यदि ऑक्सीजन अर्थात वायु और जल के संपर्क में अगर आ जाए तो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है उसको। इसी प्रकार से जो अन्य धातुएं हैं जैसे एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, हालांकि ये कम क्रियाशील धातु है लेकिन धीरे 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 अभिक्रिया करके यह इनके ऐसे उत्पादों में बदल जाते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा है ना, लोहा जब नमी वाली वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और वह लाल भूरे रंग की जो परत होती है ज्यादा समय तक उस पर टिक कर नहीं रह पाती। कुछ समय बाद वह परत टूट के नीचे गिर जाती है। फिर उसके ऊपर एक और ऐसे ही लाल भूरे रंग की परत का निर्माण हो जाता है, फिर वह टूट के गिर जाता है। तो इस प्रकार से लोहा धीरे 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 कमजोर होता चला जाता है। इस प्रकार से वायुमंडलीय कारकों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ऐसी गैसें धातुओं को कमजोर से कमजोर करते चली जाती है। इस प्रकार से इन वायुमंडलीय कारकों के संपर्क में जब धातुएं आती हैं तो धीरे धीरे उनका क्षय होना शुरू हो जाता है। क्षय होने का मतलब आप समझते हैं? क्षय होने का मतलब है वो धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। तो आइए आज हम इस संक्षारण के बारे में अध्ययन करें कि संक्षारण होता क्या है और संक्षारण हमारे चारों ओर किन किन धातुओं में हो रहा है। चलिए देखते हैं संक्षारण क्या है। देखिए, संक्षारण इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन
क्या होता है संक्षारण? संक्षारण कोई भी धातु जब वायु, नमी और अन्य कारकों के संपर्क में आती है तो वह धीरे 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 क्षयित होती चली जाती है। धातु का इस प्रकार धीरे धीरे क्षयित होना क्या कहलाता है? धातु संक्षारण कहलाता है। देखें इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आइए इसकी परिभाषा को एक बार गौर करें कि धातुओं का संक्षारण क्या होता है। देखिए, धातुओं का वायुमंडलीय कारकों जैसे नमी अर्थात जल और वायु अर्थात ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्षयित होना अर्थात कमजोर होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। आपने धातुओं का संक्षारण तो अवश्य देखा होगा। देखिए, यहां पर मैं आपके लिए कुछ पिक्चर्स लेकर आया हूं। वो पिक्चर्स धातुओं के संक्षारण की है। आप उन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि कौन सी धातु है और उसमें संक्षारण हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। अभी आपने कुछ पिक्चरों को देखा, आपने पहचान भी लिया होगा। क्या आपने लास्ट वाली जो फोटो है उसको पहचाना कि उसमें कौन सी धातु का संक्षारण हो रहा है? देखिए, आप सभी ने पहचान लिया होगा, उसमें लोहे का संक्षारण हो रहा है, आयरन, है ना। और लोहे के संक्षारण के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहोगे? चलिए देखते हैं लोहे का संक्षारण कैसे होता है। देखिए, लोहे का संक्षारण अर्थात कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाएगा कोरोजन ऑफ आयरन, लोहे का संक्षारण क्या होता है? लोहे के संक्षारण के दौरान आपने देखा है अपने चारों ओर लोहे की बहुत सारी वस्तुएं उपयोग में आती है। जैसे लोहे का दरवाजा है, लोहे की खिड़कियां हैं, लोहे की अलमारी होती है ना। लोहे से बने हुए वाहन होते हैं, लोहे से बनी हुई बहुत सारी मशीनें होती हैं। और आपने इन लोहे की सभी वस्तुओं में देखा होगा कि अक्सर या तो हम उनको पेंट करके रखते हैं। अगर हम पेंट करके नहीं रख रहे हैं और कोई लोहे से बना हुआ सामान है और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत आ जाती है। वो जो लाल भूरे रंग की परत होती है उसको कहते हैं हम जंग। ये देखिए, लोहा जब जल के साथ, जल जो वायु में नमी के रूप में उपस्थित होता है ना, जल के साथ, और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्या बना देगा? लोहा, जल और ऑक्सीजन जब ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा? लोहे का जंग बनेगा। ठीक है, जिसका रंग कैसा होगा? लाल भूरा होगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? लोहे की जंग बनने वाली है, लोहे की जंग बन जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया हम इसकी लिखते हैं तो लोहे का सिंबल Fe होगा और जल H2O और ऑक्सीजन O2। जब ये दोनों परिस्थितियां लोहे को मिल रही है तो ये किस में बदल जाएगा? लोहे के जंग में बदल जाएगा, अर्थात रस्ट बन जाएगी। क्या होगा उसका सूत्र? Fe2O3 XH2O। देखिए, वो बन जाएगा हमारे पास
Fe2O3XH2O। यह क्या है? यह है रस्ट, अर्थात जंग कहेंगे हम इसको। ये बनी है हमारे पास जंग, रस्ट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आप याद रखिएगा कि लोहा है, यदि हमने उसको किसी से बचाया हुआ नहीं है, इन परिस्थितियों से हमने उसको बचाया नहीं है, और लोहे को अगर ये परिस्थितियां मिली हुई है, जल भी मिला हुआ है चाहे नमी के रूप में हो, वायु मिली हुई है जिसमें ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? लोहा तुरंत जंग पकड़ जाएगा। और नया अगर हम कोई लोहे का सामान ला रहे हैं तो 6, 7 दिन, 10 दिन के अंतराल के बाद उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत आ जाएगी, जिसको हम जंग कहते हैं। सूत्र है Fe2O3XH2O। इसका रंग आप याद रखिएगा, लाल भूरा, यह इसका रंग रहेगा, लाल भूरा। सूत्र आप याद रखिएगा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे Fe2O3XH2O। आप सोचेंगे XH2O क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो जल के परमाणु है उसकी मात्रा सीमित नहीं है, फिक्स नहीं है, कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना होगा। यह जो पूरी अभिक्रिया हमने यहां पर लिखी है, इसको हम लोहे का जंग लगना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोहे का जंग लगना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट लगना, ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाली जो अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं लोहे का जंग लगना, अर्थात जंगीकरण। देखिए, इसको क्या कह सकते हैं? जंगीकरण, लोहे का जंग लगना, जंगीकरण। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोहे का जंग लगना आप इसे क्या समझते हैं, या ऐसे पूछ लिया जाए कि जंगीकरण क्या है, ठीक है, तो आप वहां पर क्या बताएंगे? आप वहां पर बताएंगे कि जब लोहा धातु की, जब लोहा जल और वायु के संपर्क में आता है तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत आ जाती है। वह परत उस पर कुछ समय के लिए रुकती है। उस परत को हम जंग कहते हैं। ठीक है, आपने देखा है लोहे को जंग लगते हुए। मैं एक बार फिर से आपको एक जंग लगे हुए लोहे की फोटो दिखाता हूं, आप देखिए उसको, आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा कि हाँ, लोहे को जंग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम फिर पुनः चलेंगे कि संक्षारण क्या है। ठीक है, तो देखिए आप ये पिक्चर जिसमें लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत चढ़ी हुई है, देखिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक लोहे की वस्तु के ऊपर किस प्रकार से लाल भूरे रंग की एक जंग की परत नजर आ रही है। अब आप इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देखिए। आपके आसपास लोहे की बहुत सारी वस्तुएं होंगी, है ना? घर में भी होती है, हमारे लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, या हमारे आसपास कहीं लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, खिड़कियां लगी हुई है। यदि हम उनको पेंट नहीं करते हैं, उसको जंग से नहीं बचाते हैं, तो क्या होता है? देखिए, ये मान लीजिए कोई भी लोहे की एक वस्तु है, ठीक है। अब ये लोहे की वस्तु क्या होती है? जो वायु में उपस्थित नमी है, जल किस रूप में है? वो नमी के रूप में है ना? और दूसरा क्या? ऑक्सीजन, जो वायु के अंदर उपस्थित होती है। और ये दोनों परिस्थितियां यदि इस लोहे की वस्तु को उपलब्ध हो, इस लोहे की वस्तु को ये दोनों अगर उपलब्ध है, तो हमने अभी पढ़ा कि उसको जंग लग जाएगी, उस पे Fe2O3XH2 जंग की एक परत उसके ऊपर आ जाएगी, है ना? तो देखते हैं कैसे। ये तो यह जो जल है ये इसकी ऊपर वाली परत पर आएगा,
नमी के रूप में या जल के रूप में। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है यह भी आएगी इसकी परत के संपर्क में। और जब जहां पर लोहा, ऑक्सीजन और जल ये तीनों इकट्ठी हो गई वहां पर एक परत बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक परत बन गई है, ये बाहर वाली परत है। और इस परत को हम क्या बोलेंगे? इस परत को बोलेंगे हम जंग, अर्थात उसको जंग लग गई है, इंग्लिश में रस्ट आ गई है उसके ऊपर, है ना। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कुछ दिनों के बाद यह जो परत बनी है ना, लाल भूरे रंग की जो जंग बनी है, यह उस ऊपर वाली परत से अर्थात उस लोहे की वस्तु से हटके अलग गिर जाएगी। आपने देखा भी होगा, दरवाजे हैं, अगर हम उनको पेंट नहीं करते कुछ दिन बाद उनके ऊपर से झड़ झड़ के लोहा नीचे गिरने लगता है, गिरते देखा है ना। हाँ, कुछ ऐसे ही यहाँ पर ये जो परत थी ये गिर जाएगी नीचे, फिर इसके अंदर वाली जो परत है ना वो संपर्क में आ जाएगी जल के और ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी। तो फिर से यहाँ पे लोहे की एक नई परत उपलब्ध है, जल आ गया है, ऑक्सीजन आ गई है, फिर से जंग लग जाएगा इसको, फिर से जल की यहाँ पर परत जो है वो आ जाएगी, है ना। तो जल की परत वो वहां पे टिकेगी नहीं, क्योंकि वो टिक नहीं सकती है, वो यहाँ से हट जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, फिर से नीचे गिर जाएगी। तो ये हर बार इस तरीके से जंग की जो परत है वो यहाँ से हट हट के नीचे गिरती रहेगी। और यह जो लोहे की वस्तु थी वो धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है? कमजोर होती चली जा रही है। अभी और जंग बनेगी तो और छोटी हो जाएगी, इसके बाद और अगर जंग बनती है, ये सारी उपलब्धियां हैं, ये सारे कारक उपलब्ध हैं, तो फिर से जंग लग जाएगी, फिर से नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो लोहे की वस्तु इतनी मजबूत थी वो धीरे 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 कमजोर होती चली जा रही है, और एक दिन तो वो खत्म ही हो जाएगी, सारे टूट के गिर जाएगी नीचे, अर्थात जंग के रूप में बदल कर नीचे गिर जाएगी। इसी प्रक्रिया को जो यहाँ पर हो रही है हम बोलते हैं लोहे का संक्षारण, अर्थात लोहा संक्षारित होता जा रहा है, लोहा कमजोर होता चला जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। यदि इसी प्रकार से लोहे को जंग लगता रहा और लोहा व्यर्थ होता रहा तो हमारे देश के अंदर जो लोहे की खपत है वो और बढ़ जाएगी, और खपत बढ़ जाती है तो उसमें देश की इकोनॉमी कमजोर होती है। तो हमें लोहे को जंग लगने से बचाना होगा। अच्छा, इस प्रकार का जो संक्षारण है वो केवल लोहे में ही नहीं होता है, और भी धातुओं में होता है, उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। तो पहले हम लेते हैं कि लोहे को जंग लगने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। देखिए, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा कि लोहे को जंग लगने के लिए दो परिस्थितियां बहुत जरूरी हैं। वह दो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? देखिए, नंबर एक, तो लोहे को जंग लगने के लिए वायु चाहिए। वायु के अंदर भी मुख्य रूप से क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिएगा? एक तो ऑक्सीजन चाहिएगा। दूसरा, लोहे को जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? नमी, अर्थात जल की उपस्थिति चाहिए। अगर ये दोनों परिस्थितियां लोहे के पास उपलब्ध हैं तो लोहे को जंग लग जाएगी। अगर इन दोनों में से एक भी परिस्थिति लोहे के पास नहीं है तो उसको जंग नहीं लगेगी और ना ही उस लोहे का संक्षारण होगा। ठीक है, आप पूछेंगे कि कैसे? इसके लिए देखो, हमें एक छोटा सा क्रियाकलाप करना पड़ेगा। क्रियाकलाप करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, मैं यहां पर 3 परख नली लेता हूं। ये पहली परख नली है मेरे पास यहां पर, जिसको मैंने नाम दे दिया है ए। ठीक है, इस परख नली के अंदर मैं क्या करता हूं? लोहे की बनी हुई कोई भी छोटी
आकार की वस्तु ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर ले लिया लोहे की कील, ठीक है, लोहे की कील ली है जो मैंने ताजा खरीदी है अभी, जिनके ऊपर कोई जंग नहीं लगा हुआ है, और मैं उन लोहे की कीलों को क्या करता हूं, इस परख नली के अंदर डाल देता हूं। ठीक है, अब इस परख नली में डालने के बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, इन दोनों परिस्थितियों में से एक परिस्थिति को गायब कर देता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां से नमी को गायब कर दिया। अब नमी को कैसे गायब कर सकता हूं, देखो नमी को गायब करने के लिए मैं यहां पर कैल्शियम क्लोराइड, ये मैंने लिया है यहां पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और यह भी कैसा रहेगा, शुष्क रहेगा, सूखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यहां पर ये क्या ली है मैंने, लोहे की कील ली है, लोहे की कील, आप ध्यान दीजिएगा, लोहे की कील ली है, शुष्क अर्थात सूखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड लिया है, और मुझे क्या करना है, मुझे इस परख नली के मुंह को कॉर्क लगा करके बंद कर देना है। इसलिए बंद कर देना है ताकि बाहर से नमी अंदर ना आ सके। जो जल है उसको कट ऑफ करना है हमें, जो जल है उसकी आपूर्ति बंद करनी है हमें। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉर्क लगा दिया है, और कॉर्क लगा करके इसको बंद कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो उपस्थित वायु है ना, उस वायु में जो थोड़ी बहुत नमी रह गई है उसको यह कैल्शियम क्लोराइड खींच लेगा, और यहाँ जो सूखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड है जब पूरे वायु में से सारी नमी को अवशोषित कर लेगा, तो यहाँ पर जो वायु बचेगी, यह जो वायु बचेगी यहाँ पर, वह कैसी वायु बचेगी, शुष्क वायु हो जाएगी फिर, अर्थात उस वायु में कोई नमी नहीं है। ऑक्सीजन तो है यहाँ पर, हम वायु को यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन तो है, पर वह ऑक्सीजन कैसी है, वह ऑक्सीजन शुष्क है, सूखी है, उसमें जल नहीं है। ठीक है, तो यह पहली परिस्थिति हो गई हमारी। पहली परिस्थिति में हमने क्या हटा दिया है, जल को हटा दिया है। यहाँ इस पूरी परख नली के अंदर अब कोई जल नहीं है। जल अगर नमी के रूप में जो इसके अंदर वायु थी उसमें कुछ था भी, तो उसको कैल्शियम क्लोराइड से अवशोषित करवा दिया गया है, और पूरी की पूरी जो वायु अंदर है अर्थात ऑक्सीजन है वह क्या हो गई है, शुष्क हो गई है, सूख गई है, उसमें कोई नमी नहीं। अब हम एक और परख नली लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं एक और परख नली ले रहा हूं। देखिए इस परख नली के अंदर मैं अब की बार जल तो रखूंगा, लेकिन क्या नहीं रखना है मुझे, ऑक्सीजन नहीं रखनी है। समझ रहे हैं आप, मुझे जल तो रखना है, यह तो रहेगा मेरे पास, पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करनी है। तो उसके लिए देखिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर मैं परख नली को नाम देता हूं बी। ठीक है, इस परख नली में मैं क्या करता हूं, लोहे की कीलें डाल देता हूं, जो मैंने नई खरीदी है उन लोहे की कीलों को मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें डालने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें जल तो रखना है ना, तो मैं इसमें जल भर देता हूं। ये मैंने जल भर दिया है, देखिए ये मैंने इसमें जल डाल दिया। लोहे की कील ले ली थी, लोहे की कील लेने के बाद इसमें मैंने जल भी मिला दिया, ये देखिए जल हो गया, और यहाँ पर क्या है, लोहे की कीलें हैं। ठीक है, लोहे की कील ये यहाँ पर उपस्थित है। अब मुझे क्या करना है, वायु को हटाना है, अर्थात ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो ये जल है ना, जो कि जल में तो ऑक्सीजन घुली रहती है ना, जल में ऑक्सीजन घुली हुई, अब उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन को भी मुझे निकालना है। उसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को कैसे निकाला जा सकता है, उसका बहुत आसान तरीका है, उसको आप उबाल दीजिए।
जल को उबाल दीजिए। उबालने से जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है वो बबूले बन के बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं जो जल ले रहा हूं ना वो उबला हुआ जल लूंगा। कैसा जल लेना है मुझे? उबला हुआ जल लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब आप सोचेंगे उबला हुआ जल तो ले लिया, ऑक्सीजन इसमें नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन ऊपर से आ सकती है, उसकी भी मुझे आपूर्ति बंद करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तेल लूंगा थोड़ा सा, जैसे सरसों का तेल होता है वो उसके ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, अब सरसों के तेल की जो परत है वो यहाँ पर आ जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया। तो तेल क्या करेगा? ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा, और ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा। उबला हुआ जल पहले ही लिया हुआ है, उसमें ऑक्सीजन है नहीं, ऊपर से तेल डाल दिया, उसने ऊपर से नहीं, उसने ऊपर से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दी। तो अब उसके अलावा मैं यहाँ पे कॉर्क भी लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने कॉर्क लगा दिया, कॉर्क। ये देखिए एक और परख नली अब हम लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैं तीसरी परख नली ले रहा हूँ। ये तीसरी परख नली है मेरे पास। तीसरी जो परख नली है उसको मुझे ऊपर से बंद नहीं करना है। मैं लोहे की कील ले रहा हूं। ये देखिए मैंने लोहे की कील ले ली है कुछ, और परख नली के अंदर मैं इन लोहे की कीलों को डाल देता हूं। जब मैं इन लोहे की कीलों को परख नली के अंदर डालता हूं तो उसमें मुझे अब की बार से दोनों ही परिस्थितियां उपलब्ध करवानी है। दोनों कौन कौन सी परिस्थितियां चाहिए जंग लगने के लिए? जंग लगने के लिए एक तो जल चाहिए, तो ये तो जल डाल दिया है। यहाँ पे क्या है? लोहे की कील है, लोहे की कील। ठीक है, और ऊपर से ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ये ऑक्सीजन भी मौजूद है इसके अंदर। और इसको मुझे क्या करना है? खुले छोड़े रखना है। तो अब आपके पास ए, बी और ये तीसरा आ गई हमारे पास सी। तीन परख नलियां ली हमने यहाँ पर, और तीन परख नलियों में जो ए परख नली है उसमें ऑक्सीजन तो उपस्थित है पर जल नहीं है। दूसरी जो बी परख नली ली है उसमें जल उपस्थित है पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। लेकिन जो तीसरी परख नली ली है उसमें जल भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है, दोनों परिस्थितियां उपलब्ध है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम इन तीनों परख नलियों को इस अवस्था में ला करके एक सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। एक सप्ताह के बाद जब हम इसको देखते हैं तो क्या देखेंगे? आप सोच सकते हैं क्या देखेंगे? चलिए मैं बता देता हूं क्या देखेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे परख नली ए है, इस परख नली में जो लोहे की कीलें हैं वो जैसी हमने डाली थी फ्रेश वैसी ही है, उन पे कोई जंग नहीं लगा है, अर्थात उसके ऊपर लाल भूरे रंग की कोई परत नहीं है। इसके बाद जब हमने दूसरी परख नली बी को देखा तो उसमें भी हमने यही पाया कि जो लोहे की कीलें हैं उन लोहे की कीलों पे कहीं भी लाल भूरे रंग की परत नहीं है, धब्बे नहीं है, वो जैसे डाली थी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। लेकिन असली चीज देखने की कहां पर है? तीसरी परख नली के अंदर। जो तीसरी परख नली है उसमें जो लोहे की कीलें हैं उन पर लाल भूरे रंग के धब्बे आ गए हैं, अर्थात जंग लग गई है। अगर मैं यहाँ पर लोहे की कील को ऐसे ये प्रदर्शित करूं कि ये लोहे की कील थी जो मैंने इसमें डाली थी, तो उस लोहे की कील को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर कहीं कहीं इस तरीके से आपको लाल भूरे रंग के धब्बे नजर आएंगे। ये वाले जो धब्बे हैं, या किसके धब्बे हैं? ये जंग के धब्बे हैं। जंग लग गया उस लोहे की कील को। तो आप बता सकते हो कि जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? जल तो चाहिए ही चाहिए, और क्या चाहिए? और चाहिए ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन अगर दोनों उपलब्ध है तो लोहे की वस्तु को जंग लग जाएगा, और यदि उन दोनों में से अर्थात वायु और नमी में से एक भी अगर अनुपस्थित है तो लोहे को जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब बिल्कुल ठीक है।
तो अब बिल्कुल साधारण सी बात है कि यदि हमें किसी वस्तु को जंग से बचाना है, हम उसे जंग नहीं लगने देना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों में से किसी भी एक चीज की उपलब्धता को रोकना पड़ेगा। कि जो लोहे की चीज है उसके पास या तो ऑक्सीजन ना पहुंचे तो उसको जंग नहीं लगेगा, या उसके पास नमी ना पहुंचे, जल ना पहुंचे तो उसको जंग नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है? इन दोनों कारकों में से किसी भी एक कारक को हटा दीजिए या दोनों को हटा दीजिए और लोहे की वस्तु को सुरक्षित कर लीजिए, है ना? जंग से बचा सकते हैं ना फिर हम लोहे की चीजों को। ठीक है, लोहे की चीजों को जंग से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोहे का निष्कर्षण इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और इसमें हमारे देश को इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी वस्तुएं चार और लोहे की बनी हुई इस्तेमाल हो रही है, और वो इस तरह से अगर जंग खा खा के व्यर्थ होती रहेंगी, नष्ट होती रहेंगी, उनका संसारण होता रहेगा, तो देश को इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है फिर? हमें लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाना है। अब देखें कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। आइए चलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय देखिए, हमारे पास पहली विधि है पेंट करके। ज्यादातर हम जो लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने का उपाय देखते हैं वह कौन सा है? वह है पेंट करके। हम अधिकतर अपने घर में भी और जब हम बाहर देखते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि अधिकतर लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। आपने अपने लोहे के दरवाजे पर पेंट देखा होगा, आपने खिड़की जो होती है जिसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, अगर वो लोहे की बनी हुई है तो उसको जंग से बचाने के लिए ही तो करते हैं ऐसा, है ना। चलिए, क्या होता है पेंट करने से, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। देखिए, जो लोहे की वस्तु है हमारे पास, मान लीजिए ये मेरे पास एक लोहे का दरवाजा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूं? पेंट कर देता हूं। तो पेंट करने से क्या होता है? एक पतली परत पेंट की उसके ऊपर चढ़ जाती है। देखिए, ये चढ़ गई, है ना। तो यहां पर अंदर तो क्या था? लोहा था, और ऊपर क्या हमने चढ़ा दिया? उसके पेंट चढ़ा दिया है ना। तो अब क्या होगा? जो ऑक्सीजन आएगी ना, वो इस पेंट के संपर्क में आकर के ही रह जाएगी, अंदर जो लोहा है उसके संपर्क में नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो जल है, H2O जो जल है, वह भी क्या करेगा? वह भी उसके पेंट के ही संपर्क में आ पाएगा, लोहे की परत के संपर्क में नहीं आ पाएगा। तो बच गया लोहा फिर सुरक्षित, है कि नहीं। तो इस प्रकार से लोहा सुरक्षित बच गया, है कि नहीं। जब तक जल और ऑक्सीजन दोनों लोहे के पास नहीं पहुंचेंगे, उसकी सतह के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक जंग नहीं लगेगी। तो यहाँ पर ये लोहे की वस्तु जो है वो जंग लगने से बच गई, है कि नहीं। आप उदाहरण जानना चाहोगे कि पेंट करके कौन कौन सी वस्तुओं को जंग लगने से बचाते हैं? तो कुछ तो मैंने अभी पहले बताया, लोहे का दरवाजा है, लोहे की खिड़की है ना। इसके अलावा जो हमारे यातायात के साधन है जो लोहे के बने हुए हैं वो भी पेंट किए होते हैं। उसके अलावा जो हमारे बहुत सारी मशीनरीज हैं जो उद्योग धंधों के अंदर चल रही है उनको भी पेंट किया होता है ना। हमारे घर में और बहुत सारी चीजें होती है जो लोहे की बनी हुई है, उनको भी हम अक्सर पेंट करके रखते हैं, है ना। तो बहुत सरल विधि है, अगर लोहे को जंग लगने से बचाना है तो आप पेंट कर दीजिए, ठीक है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए, दूसरा जो हमारे पास तरीका है वह है ग्रीस या तेल लगाकर। देखिए, ग्रीस या तेल लगाकर। देखिए, इसके अंदर भी क्या होता है कि
कोई छोटे आकार की वस्तुएं हैं, जैसे खुरपी है, दराती है, फावड़ी है, जो कृषि में उपयोग होने वाले औजार हैं, तो ऐसी वस्तुओं को जो छोटे आकार की हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्रीस या तेल लगा करके रख देते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो छोटे आकार की वस्तु, जैसे मैंने यहाँ पर एक खुरपा लिया हुआ है, क्या है ये यहाँ पर खुरपा, और इस खुरपे को अगर मुझे जंग से बचाना है तो सबसे सरल उपाय क्या है, हमारे घरों में तेल उपलब्ध होता है, ये ग्रीस भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो मैं तेल या ग्रीस लाऊंगा और इसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा दूंगा। ये चढ़ा दी, देखिए मैंने तेल या जो ग्रीस है उसकी परत चढ़ा दी, इसके ऊपर पूरे के ऊपर लेप दिया इसको, ये तो अब क्या होगा, अब इसको जंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो जल आएगा ना, जल वो आएगा, वो किसके संपर्क में आएगा, जो यहाँ पर ग्रीस या फिर तेल है ना उसके संपर्क में आएगा जल। और ग्रीस और तेल दोनों ही जल को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, तो यहाँ पर जो जल है वो जो खुरपा है लोहे का बना हुआ उसके परत तक, उसकी सतह तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब जल उसकी सतह तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसको जंग भी नहीं लगेगी, है ना। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन जाएगी पर ऊपर क्या मौजूद है, ग्रीस या तेल मौजूद है, तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे, दोनों के दोनों नहीं जा पाएंगे, और दोनों ही जब लोहे को उपलब्ध नहीं हुए तो लोहे को जंग भी नहीं लगेगा। तो लोहे के खुरपे को जंग से बचाना है, लोहे की दराती को बचाना है, कृषि के अंदर उपयोग होने वाले कोई भी यंत्र है उनको अगर हमें बचाना है, या जो हमारी मशीन है जिनके भाग घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं लगातार, उनमें ग्रीस और तेल डाल दें तो उनको जंग भी नहीं लगता और उनका घर्षण बल भी कम हो जाता है। दोनों तरीके से बचाव है कि नहीं। तो ये था हमारा दूसरा तरीका जिससे हम जंग लगने से लोहे की वस्तुओं को बचा सकते हैं। अब हम आते हैं जरा अपनी तीसरी विधि पर, और तीसरी विधि बहुत जरूरी है, आप ध्यान दीजिएगा। तीसरी विधि हमारी जस्तीकरण करके, देखिए नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जस्तीकरण करके, इसका मैं अंग्रेजी में नाम भी बताना चाहूंगा, इसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ये देखिए गैल्वेनाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं, देखिए जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, जस्तीकरण, जस्त, ये देखिए जस्त, जस्त का मतलब समझते हो आप, जिंक, जस्त का मतलब होता है जिंक। तो जो लोहे की वस्तु है ना उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दे, हो गया जस्तीकरण, है ना। देखिए क्या करते हैं इसमें जस्तीकरण के अंदर, जस्तीकरण के अंदर हम लोहे की वस्तु के ऊपर और जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जस्तीकरण हो जाएगा, है ना, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। हम जस्तीकरण कर सकते हैं वो है विद्युत जस्तीकरण, अर्थात इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम क्या उपयोग करते हैं, विद्युत उपयोग करते हैं। विद्युत की सहायता से लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं हम, एक बर्तन होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है। इसमें जिस भी लोहे की वस्तु के ऊपर हमें जिंक की परत चढ़ानी है उसको हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक बाल्टी ले ली है, ये एक बाल्टी ले ली, लोहे की बनी हुई है, ठीक है। और इस बाल्टी से मैं क्या करूंगा, इस बाल्टी को मैं एक इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करूंगा। या क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले लिख भी देता हूं, लोहे की बाल्टी, बाल्टी घरों में यूज होती है ना, तो वो लोहे की बाल्टी है ये। और दूसरी तरफ मुझे जिसकी परत चढ़ानी है वो लूंगा, किसकी परत चढ़ा रहा हूं यहाँ पर, जिंक की। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, जिंक को लूंगा। तो
एक इलेक्ट्रोड के रूप में मुझे जिंक लेना है और दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में जिस वस्तु के ऊपर जिंक की परत चढ़ानी उसको लेना है। किसको क्या लेना है वो देखिए। ये देखिए मैंने इसको जोड़ दिया बैटरी के धन ध्रुव से, और जिसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं हम? एनोड। तो आप याद रखिए कि जिंक जिसकी हम परत चढ़ा रहे हैं उसको एनोड के रूप में लेंगे, उसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देंगे और वो एनोड इलेक्ट्रोड रहेगी। ठीक है। दूसरी तरफ हमारी की बाल्टी जिसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ाएंगे तो उसको हमें बनाना है कैथोड। देखिए ये कैथोड बना दिया, यह माइनस, ये क्या हो जाएगा फिर? कैथोड। समझिए आप कि जिस वस्तु के ऊपर हमें परत चढ़ानी है उसको कैथोड बनाना है, बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जिंक का कोई भी घोल ले लेंगे। जिंक का घोल ले लिया यहाँ पर हमने, ये जिंक का घोल है। जिंक का घोल लेने के बाद हम यहाँ पर इसका स्विच जो है उसको ऑन करते हैं। तो यहां से क्या होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा तो यहाँ से जिंक टूटेगा और टूट करके किस पे जाके जमा हो जाएगा? जिंक की एक परत चढ़ जाएगी यहाँ पर, जो बाल्टी थी उसके ऊपर, लोहे की बाल्टी के ऊपर। और इस प्रकार से लोहे की बाल्टी की जो पूरी ऊपरी सतह है, अर्थात लोहे की ऊपरी सतह है, उसके ऊपर जिंक की एक पतली सी परत आ जाएगी। यहां पर आपने लोहे की बाल्टी तो देखी कि किस प्रकार से उसके ऊपर हमने जिंक की परत चढ़ा दी और उसको जंग से बचा दिया। इस प्रकार के और उदाहरण हम बता सकते हैं क्या? देखिए कुछ उदाहरण मैं देता हूं आपको। लोहे की बाल्टी की तरह लोहे का ड्रम होता है, उसके ऊपर भी हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसको भी जंग नहीं लगती। इसी तरीके से हम अपने छत के रूप में लोहे की टिन इस्तेमाल करते हैं। टिन तो आपने अवश्य देखी होंगी, जो छत के रूप में हम ऊपर डाल देते हैं। उन टिन को भी जल्दी से जंग नहीं लगती क्योंकि उसके ऊपर भी जिंक की परत चढ़ी हुई है कि नहीं? और तो और जो अनाज भर के हम टंकी रखते हैं, वो जो टंकी जो लोहे की बनी होती है उसके ऊपर भी जिंक की परत चढ़ी होती है ना। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, कुछ आप भी ढूंढिएगा कि ऐसी कौन कौन सी वस्तु जिन पे जिंक की परत चढ़ी हुई है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की ओर। देखिए अगला जो हमारा तरीका है जिससे हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं वह है टिन व क्रोमियम की परत चढ़ाकर। जो लोहे की वस्तु है उसके ऊपर हम टिन की या फिर क्रोमियम की, टिन होता है Sn और क्रोमियम होता है Cr, धातु होती है दोनों, और दोनों की दोनों ऐसी धातु है जिनका रस्टिंग नहीं होता, अर्थात जिनको जंग नहीं लगता। ठीक है। अब हम ऐसी धातुओं की अगर लोहे के ऊपर पर चढ़ा दें तो लोहे को भी जंग नहीं लगेगी, है ना। आपने देखा होगा, आपने साइकिल देखी होगी, देखिए ना साइकिल का जो हैंडल होता है, ये जो हैंडल होता है साइकिल का इस तरीके से, उस हैंडल को आपने कभी देखा? ये साइकिल की जो रिम होती है, जो साइकिल की रिम होती है उनके ऊपर टिन या फिर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है ना। आपने दरवाजे का हैंडल देखा होगा, उसको कभी जंग नहीं लगता। तो ये सब क्या है? टिन और क्रोमियम की इनके ऊपर परत चढ़ी होती है। और टिन और क्रोमियम की परत क्या काम करती है? वही जो मैंने बताया अभी, ऑक्सीजन को और जल को अपने साथ मिक्स नहीं होने देती, ऑक्सीजन को और जल को अपने अंदर से जाकर के और लोहे की परत से या लोहे से मिलने नहीं देती, जिससे लोहे की वस्तु सुरक्षित हो जाती है। तो यहाँ पर हम टिन और क्रोमियम की अगर परत चढ़ा दें तो लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। उदाहरण मैंने आपको बताया। एक और विधि लेते हैं जो जरूरी भी है, और वह क्या है? वह है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु को अंग्रेजी में हम अलॉय कहते हैं। हम इसका भी अध्ययन करने वाले हैं अभी कि अलॉय क्या है, अर्थात मिश्र धातु क्या है। तो अगर हम लोहे को मिश्र धातु के रूप में बदल दें तो भी उसको जंग लगने से बचा सकते हैं, है कि नहीं? आपने देखा है कैंची, खासकर कैंची जो होती है या ब्लेड जो होता है किसका बना होता है? स्टील का। स्टील तो देखा ही आपने,
है ना, स्टील की कैंची होती है, स्टील के बर्तन होते हैं, है ना। तो वो जो स्टील है वो क्या है, मिश्र धातु है, अलॉय है। क्या होता है उसमें, लोहा होता है, Fe लोहा है, और लोहे के साथ क्या मिला हुआ है, कार्बन मिला हुआ है, लोहे के साथ कार्बन। और जब लोहे के साथ कार्बन मिल जाता है तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है, और स्टील को कभी जंग नहीं लगता। तो लोहे में कार्बन मिला दो, स्टील बना दो, स्टील को जंग नहीं लगेगा, तो लोहा बच गया, लोहे को भी जंग नहीं लगा, है ना। तो ये है मिश्र धातु। तो अगर हम लोहे की किसी भी वस्तु को जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो उसको स्टील के रूप में बदल दें, है ना, तो जंग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे उपाय थे, अगर हम इनका उपयोग करें तो हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं।